तो पिछले क्लासेस में जो बात हुई थी वो कपट की हुई थी। अब जो बात होनी दुर्व्यपदेशन की होनी है। और पिछले क्लास में हमने कहा था कि दुर्व्यपदेशन हिंदी में पढ़ते जरूर है और इससे जो भ्रम पैदा होता है वो ऐसे पैदा होता मानो ये दुराशय पूर्वक किया गया व्यपदेशन है। व्यपदेशन मीनिंग देयर बाय बोलना, जो कुछ आपका बोलना है, जो कुछ आपका कथन है उसे व्यपदेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे के प्रति है। आप दूसरे से जो बोलते हो उसी को व्यपदेशन कहा जाएगा। और जब दुर्व्यपदेशन ये कर रहे हैं आप, ऐसा लिखा हुआ, तो इससे जो प्रतीत होता है, उससे जो संभावना बनती है, ऐसा लगने लगता है कि मानो भीतर दुराशय रखकर आप रिप्रेजेंटेशन ये कर रहे हो। व्यपदेशन की हिंदी वो क्या दे रहा? रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन ये दूसरे का बोध देता है। रिप्रेजेंटेशन आप अपने समक्ष नहीं करते, रिप्रेजेंटेशन हमेशा दूसरे के प्रति होगा। जैसे रिप्रेजेंटेशन शब्द आया, इसका मतलब दूसरा कोई है। जब तक दूसरा नहीं है तब तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि व्यपदेशन आपके उस कथन को कहा जा रहा है जो दूसरे से किया जा रहा है। आप कथन कर रहे हैं, ये एक बात। आप दूसरे से कथन कर रहे हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात। कवि, लेखक, साहित्यकार वो कथन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास पूरी रामचरितमानस लिख रहे हैं, किसी से नहीं लिख, किसी के प्रति थोड़े कर रहे हैं। उनसे पूछा गया क्यों लिखी, तो उनका स्वांतः सुख है, अपने सुख के लिए। तुम पढ़ो और अखंड रामायण कराओ, इसके लिए थोड़ी लिखी, अच्छा लगता है इसलिए लिखी। लेकिन व्यपदेशन यानी रिप्रेजेंटेशन ये स्वांतः सुखाय नहीं होता। व्यपदेशन का मतलब ये हुआ कोई है जिसके प्रति किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ये हमेशा दूसरे के प्रति होगा। अगर कोई नहीं है तो रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहते हैं जब तक मैं है तभी तक तू है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं है तो ही तू हो सकता है। अगर मैं ही खत्म तो फिर तू की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। इसीलिए जो संत महात्मा है उनका मैं खत्म है, ठीक है, अहंकार खत्म। मैं यानी मैं का मतलब क्या होता है? दूसरों से अलगाव। उनका मैं खत्म है, वो ये मानते हैं कि जो दूसरा है वही हम है, क्योंकि उसके अंदर भी वही विराजमान है जो मेरे अंदर विराजमान है। इससे दूसरा हमसे पृथक है ही नहीं। और जब दूसरा हमसे पृथक नहीं है तो मैं कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा संसार ही फिर हम ही है, ठीक है, क्योंकि पूरे संसार में जो व्याप्त हो रहा है वही हम में व्याप्त हो रहा है। तो जब पूरा संसार हम ही है तो मैं की गुंजाइश कहां है? और जब मैं खत्म तो तू खत्म। इसलिए किसी भी संत के लिए कोई पराया है ही नहीं, सब अपने ही है, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा कि शब्द जो कुछ कह रहा है वो आखिर क्या कह रहा है। तो यहां उसने कहा व्यपदेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा दूसरे के समक्ष होगा, दूसरे के लिए होगा। इसका मतलब व्यपदेशन से ऐसा कथन अभिप्रेत है, व्यपदेशन से ऐसा कथन आशयित है, इंटेंडेड है, जो दूसरे से किया जा रहा है। तो दूसरे से जो कथन किया जाएगा वो बेवकूफी के लिए तो किया नहीं जाएगा। कथन करने के लिए कथन किया जाए ये थोड़ी है, ठीक है। पूरे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो होने के लिए नहीं हो रहा, वो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है।
ठीक है, दुनिया में कुछ भी होने के लिए नहीं हो रहा। रात होने के लिए नहीं हो रही, रात इसलिए हो रही है ताकि आप विश्राम में आ सकें, ठीक है, और बिना विश्राम के आप ताजगी हासिल नहीं कर सकते। तो हर चीज के होने का कोई निश्चित उद्देश्य है। कोई भी चीज होने के लिए नहीं हो रही कि सिर्फ हो इसलिए हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। पढ़ाई आप कर रहे हैं तो इसलिए ताकि ज्ञान प्राप्त हो, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहे। दुनिया में प्रत्येक गतिविधि, दुनिया की कोई भी गतिविधि होने के लिए नहीं हो रही। प्रत्येक गतिविधि जो दुनिया में चल रही है वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर चल रही है, किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल रही है, ठीक है ना। कहते हैं ये जगत कैसा है, यहां कार्य कारण संबंध, ठीक है, यहां कार्य कारण संबंध पर आधारित है ये संसार, कि कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो उसका कोई कारण है। यहां अकारण कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर रिप्रेजेंटेशन दूसरे के समक्ष, व्यपदेशन दूसरे के समक्ष दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कोई उद्देश्य होगा, ठीक है ना। और किसी भी गतिविधि का उद्देश्य क्या है वो संबंधित परिस्थितियों और संदर्भ से, ठीक है, निकाला जाएगा। आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तो गतिविधि का उद्देश्य क्या है, मार्केट पहुंचना। लेकिन साइकिल रेस में साइकिल चलाना है, गतिविधि का उद्देश्य क्या है, पुरस्कार प्राप्त करना। साइकिल उस समय भी चला रहे थे, साइकिल इस समय भी चला रहे, तो गतिविधि में समानता, ठीक है। अगर समान गतिविधि हो रही है तो उद्देश्य भी समान होंगे, ये कोई आवश्यक बात नहीं है, ठीक है ना। गतिविधि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाई जा रही है उस उद्देश्य की पहचान, ठीक है, उस उद्देश्य की पहचान के लिए संबंधित संदर्भ का, ठीक है, ख्याल करना यह जरूरी है। तो चूंकि हम जिस संदर्भ में रिप्रेजेंटेशन या व्यपदेशन की बात कर रहे हैं वो संदर्भ कौन सा है, भारतीय संविदा अधिनियम का, ठीक है। संदर्भ कौन सा है, संविदा करने के लिए, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करने के लिए, समझौता करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी संविदा होगी, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में जब हम रिप्रेजेंटेशन शब्द की ओर देखते हैं, जब उसका ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि यहां जो व्यपदेशन हो रहा है, यहां जो रिप्रेजेंटेशन हम दूसरे पक्षकार के समक्ष कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, संविदा में उसकी सम्मति, इसको प्राप्त कर लेना, ठीक है ना, वो हमारे प्रस्ताव से सहमत हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि संविदा अंततः करार होगी और करार अंततः, ठीक है, वचन होगा, ठीक है, क्योंकि करार की परिभाषा क्या है, वचन या वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठीक है। तो प्रत्येक करार अंततः वचन है और प्रत्येक वचन अंततः प्रतिग्रहित प्रस्थापना है, ठीक है ना। और प्रस्थापना क्या है, किसी काम को करने या किसी काम से विरत रहने की जो मेरी इच्छा है उसे जब हम आपको संसूचित करते हैं इस आशय के साथ कि आप मेरी इस इच्छा के प्रति जो काम करने या न करने के संबंध में हमने अभिव्यक्त की है उसके प्रति अपनी सम्मति दे दो, तो हमने आपको प्रस्थापना दी है, ये कहा जाता है। हमें अपने मकान बेचने का काम करना, हमने अपने मकान बेचने की जो इच्छा है आपको इस आशय से संसूचित की कि मकान बेचने का जो काम हम करना चाहते हैं इसके प्रति आप अपनी सम्मति दे दो कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ठीक है ना, आप अपनी सम्मति दे दो।
तो ये कहा जाएगा संविदा अधिनियम की भाषा में कि हमने आपको प्रपोजल दिया है, प्रस्तावना दी है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़कर आए हैं। तो संविदा अधिनियम के संदर्भ में जब हम रिप्रेजेंटेशन या व्यपदेशन की बात करेंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन या व्यपदेशन नामक गतिविधि का जो उद्देश्य निकल कर आएगा, वो उद्देश्य कौन सा होगा? संविदा में उस पक्षकार की, उस व्यक्ति की सम्मति प्राप्त कर लेना जिसके समक्ष हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, व्यपदेशन कर रहे हैं। अब ये व्यपदेशन निर्दोष हो सकता है, ठीक है ना, निर्दोष हो सकता है, और ये व्यपदेशन सदोष हो सकता है, ठीक है। अगर ये व्यपदेशन सदोष है, ठीक है, क्योंकि व्यपदेशन सत्य है अथवा असत्य है, इससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। दोष किसमें? कर्ता में होता है। दोष चीज में नहीं होता, दोष आपके भाव में होता है, ठीक है ना, दोष आपकी भावना में होता है। तो ये व्यपदेशन जो आप कर रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन जो दूसरे के समक्ष आपने दिया है, ठीक है ना, ये व्यपदेशन सदोष हो सकता है और निर्दोष हो सकता है। इस व्यपदेशन के सदोष या निर्दोष होने में इसके झूठ की, यानी इस व्यपदेशन के असत्य होने की जो भूमिका है, ठीक है ना, यह व्यपदेशन सत्य है अथवा असत्य है, इसकी भूमिका, इस व्यपदेशन के सत्य अथवा असत्य होने की जो भूमिका है, उसका इसके सदोष होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। ये व्यपदेशन सच, ठीक है, सत्य है, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। व्यपदेशन सत्य है, हमने किया किसी पक्षकार के समक्ष, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसे समझ में आया तो संविदा के प्रति अपनी सम्मति देगा, नहीं समझ में आया तो नहीं देगा। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन झूठ है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन जो हमने दिया है ये झूठ है, सच नहीं है। अब दोष की बात पैदा हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि जो व्यपदेशन, जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है वो कैसा है? झूठ है, सत्य नहीं है। अब दो बातें हो सकती हैं। आप जानते थे ये सत्य नहीं है, आप जानते थे ये सत्य नहीं है, जो व्यपदेशन हम कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये आप खूब जानते हो, और फिर भी व्यपदेशन कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसे मिस रिप्रेजेंटेशन ये कहा जाना चाहिए, ठीक है ना, और इसे मिस रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें यह भी शामिल है कि आप ये जानते हो कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, और इसके बाद भी जानबूझकर ये मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है ना। ये एंगल और जुड़ गया इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसे ये मिस रिप्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये और गंभीर किस्म का मिस रिप्रेजेंटेशन बन गया, क्योंकि इसमें आपकी दोषिता, आपका दोषी दिमाग, आपका दोषी मस्तिष्क ये और जुड़ गया। आप जानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन किया गया वो सच नहीं है, और फिर भी आपने किया। इसे ही कपट कहा गया है, इसे कपट कहा गया है, ठीक है। कपट में मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन जानबूझकर होगा, ठीक है। हम लोगों ने कपट की डेफिनेशन देखी धारा 17 में, क्या कहता है? उस व्यक्ति के द्वारा असत्य बात को तथ्य के रूप में सुझाया जाना जो ये जानता है क्या वो बात सत्य नहीं है,
ठीक है, या जिसके सत्य होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, उसे सक्रिय तौर पर छिपाना, ठीक है ना, यह है कपट। आपको अब दूसरी बात है, व्यपदेशन, जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिया झूठ है, असत्य है, लेकिन आपको खुद नहीं मालूम कि असत्य है, ठीक है ना, आपको खुद नहीं मालूम असत्य है, बल्कि उल्टा मालूम है, उल्टा मालूम है। आपको ऐसा लगता है सत्य है, लेकिन यह लगना आपकी प्रतीति है, आपकी जानकारी नहीं है, ठीक है। आपको बहुत बातें लगती हैं कि ये सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है, और भले ही सत्य हो भी तो भी आपके लिए तब तक असत्य हैं जब तक आप वे सत्य हैं इसकी जानकारी अपने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग से प्राप्त न कर लो, तब तक वे आपके लिए असत्य ही हैं, ठीक है। दुनिया में ईमानदारी, ठीक है, या सच बोलने से सुख मिलता है, यह असंदिग्ध रूप से सत्य है, यह असंदिग्ध रूप से सत्य है, लेकिन यह बात आपको मालूम नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं मालूम है, नहीं मालूम है, क्योंकि अगर मालूम होती, ठीक है, अगर मालूम होती तो आप जो सुख के पीछे भाग रहे हैं डेफिनेटली ईमानदारी और सत्य का जीवन जीते, ठीक है। नहीं मालूम है, आपने इस बात को सिर्फ सुन रखा है, और सुन रखने के कारण यह बात आपको याद हो गई है, और याद होने के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि हम इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार का जीवन जीने से सुख मिलता है, ठीक है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि इस प्रकार के जीवन को जीने से सुख मिलता है, उस दिन दूसरे प्रकार का जीवन जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जिस दिन यह बात पता लग जाएगी, उस दिन बुद्ध तो राजा के लड़के हैं, महावीर तो राजा के बेटे हैं, राजमहल छोड़कर चल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन ऐसा पता लगेगा उस दिन बात खत्म ही हो जाएगी। तो चीजें आपको पता नहीं होती, लेकिन आपको लगता है आपको पता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिया दूसरे के समक्ष, इसके बारे में आपको लगता है ये सत्य है, लेकिन ये लगता ही तो है, ये आपकी प्रतीति ही तो है, आपकी जानकारी कहां है कि ये सत्य है, क्योंकि जानकारी तो आपको अपने से ही, आपको जो ज्ञानेंद्रियां भगवान ने दी हैं उनके उपयोग से ही प्राप्त करनी होगी, या किसी प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जानकारी दो प्रकार की है, एक ज्ञान जिसे कहा जाता, और दूसरी जिसे इंफॉर्मेशन या जानकारी कहा जाता है। जब आप प्रामाणिक स्रोत इससे कुछ प्राप्त करते हैं तो यह कहा जाता है आपने इंफॉर्मेशन या जानकारी इकट्ठा की है, ठीक है। और जब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से कुछ इकट्ठा करते हैं तो उनका नाम ही है ज्ञानेंद्रियां, उनसे जो आपके पास आता है उसे ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और चूंकि वो आपका अपना होता है इसलिए उस पर विश्वास आपका ज्यादा होता है, ठीक है। और जो आपने प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त किया है वो दूसरे का उधार है, इसलिए वो कभी आपका नहीं होता। इसीलिए कबीर अनपढ़ हैं लेकिन लिख सके, क्योंकि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सोई काफिर बेपीर। और आपके जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इनमें से एक भी संवेदनशीलता के इस उच्चतम बिंदु को कभी छू नहीं पाते, जबकि कहा यह जाता है कि विद्या विनम्रता देती है, विद्या संवेदनशीलता देती है, दयालुता देती है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है ना।
क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है प्रामाणिक स्रोतों से, और कबीर ने ज्ञान प्राप्त किया है ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, तो है क्या रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको लगता है ये सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। ठीक है, और आपको इसके सत्यता का विश्वास, आपको लगता है ये सत्य है। ठीक है, ये सिर्फ आपका विश्वास है, इस विश्वास के पीछे कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। ठीक है ना, या तो प्रामाणिक स्रोत है और ना ही आपने ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त किया है, बस आप ऐसे ही कह रहे हैं कि ये सच है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको वाकई लगता है कि ये सच है, ठीक है, इसलिए आपका चित्त निर्दोष है। ठीक है, आपका चित्त दोषी नहीं है। कपट में चित्त दोषी है। आप जानते हैं कि ये तथ्य नहीं है और फिर भी बता रहे हैं ये तथ्य है। आपको पता है ये तथ्य है और फिर भी छिपा रहे हैं कि ये तथ्य है। यहां दोषी मन दिखाई दे रहा है। ठीक है, वचन पालन करने का कोई आशय नहीं हो, फिर भी वचन दे रहे हैं। विधि स्पेसिफिकली जिसको कपटपूर्ण घोषित कर रही वही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दोषी मन दिखाई दे रहा है। यहां स्थिति क्या है, आपको लगता है कि ये सच है जबकि वो झूठ है। ठीक है ना, तो ये आपकी मूर्खता ये तो हो सकती है। ठीक है ना, ये आपकी बेवकूफी है कि जिस विषय पर आपको कुछ भी नहीं पता कि ये सत्य है या असत्य है, कुछ भी नहीं पता, हो सकता है भले ही वो सच भी हो, लेकिन आपके लिए तो झूठ है। जिससे ईमानदारी का जीवन जीने से सुविधा होती है, सुख मिलता है, ये सच है, लेकिन आपके लिए तो झूठ है, इसीलिए आप ईमानदारी से जी नहीं रहे। ठीक है ना, तो जो आपका सत्य है वो तो यह है कि बेईमानी के जीवन जीने से भी सुख मिल सकता है। बेईमानी का जीवन जीने से ही सुख मिलेगा ये नहीं है, ये तो मान्यता आपकी भी नहीं है। लेकिन आपकी मान्यता ये जरूर है कि बेईमानी का जीवन जीने से भी सुख मिल सकता है। जब आपने ये जाना नहीं कि ईमानदारी का जीवन जीने से ही सुख मिलेगा, बेईमानी का जीवन जीने से सुख नहीं मिल सकता, ये नहीं जाना। ठीक है, तो आपके चित्त में एक निर्दोषपन है। असत्य इसे जरूर आप सत्य के रूप में कह रहे हैं, लेकिन वो सत्य आपको प्रतीत हो रहा है कि सत्य ही है। ठीक है ना, इसलिए ये विपदेशन जो आपने किया, जो आपकी जानकारी से समर्थित नहीं है, ठीक है ना, इस जानकारी को भाषा में उचित शब्द के अभाव में दुर्विपदेशन कहना पड़ रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए उचित शब्द है मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, दुर्विपदेशन से भाव ऐसा आने लगता है कि मानो दुराशय, अंदर गलत आशय रखते हुए आपने ये रिप्रेजेंटेशन किया है, जबकि आपने गलत आशय रखते हुए नहीं किया है, आपको मालूम ही नहीं है कुछ, आप मूर्ख थे। ठीक है ना, तो ये दुर्विपदेशन जो शब्द आ रहा है, ये हिंदी में बड़ा एप्रोप्रिएट शब्द है इस परिस्थिति के लिए, ये नहीं कह सकते। अंग्रेजी का शब्द ज्यादा एप्रोप्रिएट है, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये वाकई मिसरिप्रेजेंटेशन ही है, ये मैला रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो दुर्विपदेशन के लिए शब्द क्या आना चाहिए, मैला रिप्रेजेंटेशन, जो मैलाफाइडली किया जा रहा है, दुराशय पूर्वक किया जा रहा है। दुराशय मीनिंग जब आपके मन में आशय दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, यहां ऐसा कोई आशय नहीं है। अब तो अपनी मूर्खतावश ऐसा कह रहे हैं, नादानी के कारण ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे को नुकसान तो हो गई। हमने पहले भी कहा कि बच्चा मारे तो भी चोट तो लगेगी। ऐसा थोड़ा होगा बच्चे के मारने से, क्योंकि वो निर्दोष है, वो नहीं जानता कि वो जो कुछ करने वाला है, ये जो कुछ कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, दूसरे के लिए पीड़ादायक, ये नहीं जानता। अच्छा, प्रसंग आता आ गया तो हम बता देते हैं, नहीं तो ये शब्द बड़े उससे एक दो शब्द आते हैं कि वस्तु का गुण और प्रकृति। ठीक है, वस्तु का गुण और प्रकृति, इनके क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकृति वस्तु की वो होती है, ठीक है,
जैसी वस्तु दूसरों के प्रति दिखाई देती है। जिससे दही की प्रकृति क्या है? ठंडी। ठीक है, दही की प्रकृति, दही का नेचर क्या है? ठंडा। ठीक है, वो जिसमें जाएगा उसमें शीतलता ये उत्पन्न करेगा, ये उसकी नेचर है। उसका गुण क्या है? खट्टा। ठीक है, ये उसका गुण है। जो कुछ वस्तु या व्यक्ति में अंतर्निहित है, ठीक है ना, वो उसका गुण है। और व्यक्ति या वस्तु जैसा दूसरों के प्रति है, ठीक है ना, या दूसरे वस्तु या व्यक्ति से जिस प्रकार प्रभावित होते हैं, वो व्यक्ति या वस्तु का नेचर है। कहते हैं वो नेचर से लड़ाका है, ठीक है, वो नेचर से मिलनसार है। ठीक है ना, ये शब्द क्या कह रहे हैं? ये शब्द कह रहे हैं कि व्यक्ति दूसरे से इस प्रकार से व्यवहार करता है, उसका स्वयं का गुण अंतर्मुखी है, वो बहिर्मुखी है, वो ठीक है, ये उसका स्वयं के प्रति व्यवहार है। तो गुण और प्रकृति, ये प्रसंगवश हमने बता दिया, कई बार आता रहता है ना गुण और प्रकृति, और उस समय शब्द नहीं होते या उस समय कंसेप्शन नहीं होता, इसलिए हमने कहा। तो दुर्व्यपदेशन एक इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है जो तथ्यों की सही स्थिति प्रकट नहीं करता उसके समक्ष जिससे यह किया जाता है, लेकिन जो ये करता है उसके मन में कोई दुराशय नहीं होता, इसीलिए ये कपट से भिन्न है। ठीक है ना, इसीलिए कपट से भिन्न है। ठीक, और कपट से इसकी ये भिन्नता कानून में इसे एक पृथक स्थिति दे देती है, और इसे अकृत्य नहीं माना जाता, जबकि कपट को अकृत्य भी माना जाता है। ठीक है ना, कपट को ट्रॉट भी मानते हैं। ये स्थिति निकल कर आई। तो मिस रिप्रेजेंटेशन निर्दोष मन के द्वारा, ठीक है, या निर्दोष मन के व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथ्यों का ऐसा स्पष्टीकरण है। ठीक है, प्रस्तुत किया गया तथ्यों का ऐसा प्रस्तुतिकरण है, ठीक है ना, जो कि एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार की संविदा के प्रति सम्मति को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है ना, और इस प्रकार अगर वो दूसरे पक्षकार की सम्मति संविदा में प्राप्त करता है, तो संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करणीय मानी जाती है। ये सही है, क्योंकि बच्चा मारेगा तो भी परिणाम वही होना है जो बड़े के मारने से होगा। तो आपने कपट से उसकी सम्मति संविदा में प्राप्त की या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की, अगर संविदा उसके लिए हानिकर है तो उसे शून्य कर देने का विकल्प मिलना ही चाहिए। इसलिए मिथ्या व्यपदेशन से, मिथ्या शब्द फिर आ गया, दुर्व्यपदेशन से जो सम्मति प्राप्त की जाएगी संविदा के प्रति, उसके आधार पर भी संविदा शून्य करणीय ही हो जाएगी। ठीक है ना, किंतु एक अंतर तब भी रहेगा कि कपट के आधार पर अगर सम्मति प्राप्त की गई तो अकृत्य में भी प्रतिकर वसूला जा सकेगा, जबकि दुर्व्यपदेशन के मामले में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, अब इस भूमिका के बाद इतनी भूमिका के बाद अब हम जरा बेयर के शब्दों को देखें तो आपको यही बात बेयर के शब्दों में रखी हुई मिलेगी। क्या कहता है देखें, कहता है दुर्व्यपदेशन की परिभाषा, कहता है दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं, यानी दुर्व्यपदेशन से जो आशयित है और उसके अंतर्गत जो कुछ आता है वो नीचे लिखा गया है। पहला क्या कहता है, उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य करने होने का विश्वास रखता है। ठीक है, विश्वास करता हो। क्या कहता है कि मिथ्या व्यपदेशन, वो दुर्व्यपदेशन क्या, उस बात का जो सत्य नहीं है,
उस बात का जो सत्य नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान। निश्चयात्मक, उन्हें तो भगवान है, हाँ है, जानकारी कुछ नहीं है, कोई ध्यान धारणा समाधि, ठीक है, इसको उपलब्ध नहीं है, कोई भक्ति, यानी ईश्वर को जानने के जितने भी साधन और जितने भी तरीके बताए गए उनमें से एक पर भी नहीं चले। जब उनमें से किसी पर चलोगे तभी तो यह पता लगेगा कि है या नहीं है, भाई तभी तो पता लगेगा। उस तो दो ही निष्कर्ष निकलेगा, या तो नहीं है या तो है, लेकिन एक पर भी नहीं चले। ठीक है, तो सत्य क्या है कि आप नहीं जानते हैं कि ईश्वर है या नहीं। ठीक है, उस बात का जो सत्य नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान, ठीक है, जो उसे कर रहा है उसकी जानकारी से समर्थित नहीं है। आप एक बात को कह रहे हो ऐसा है, ऐसा है, ये आप कह रहे हो और बड़ा सर्टेनिटी के साथ कह रहे हो, बड़े निश्चयात्मक प्रख्यान दे रहे हो, ऐसा ही है, और जबकि आपको खुद कुछ नहीं मालूम, आपकी जानकारी से समर्थित नहीं है बात। जानकारी आपको कहां से आएगी? या तो आपके ज्ञानेंद्रियों से और या किसी प्रामाणिक स्रोत से, दोनों में से किसी तरीके से भी आपने उस जानकारी को प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, और फिर भी निश्चयात्मक प्रख्यान कर रहे हो कि अमुक बात अस्तित्व में है, अमुक बात सत्य है। ठीक है, अब भले ही आपको यह विश्वास भी हो कि यह बात सत्य है, जैसा आपको विश्वास है कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है ये आपकी जानकारी से समर्थित तो नहीं है। ठीक है, आपने कोई जानकारी तो नहीं की है, लेकिन आप ये विश्वास करते हो कि वो है। ठीक है, लेकिन आपके लिए उसका होना उतना ही असत्य है जितना नास्तिक के लिए उसका न होना। आपकी बात आपकी जानकारी से समर्थित बिल्कुल नहीं है, और आप एक तथ्य का निश्चयात्मक प्रख्यान करने को है, इसी को दुर्व्यपदेशन कहा जाएगा। ये व्यपदेशन नहीं है, ये दुर्व्यपदेशन है। ठीक है ना, और जब आप दुर्व्यपदेशन करने वालों के संग रहेंगे तो फिर उन्हीं के जैसे बनेंगे, झूठे मक्कार पाखंडी। ठीक, इसीलिए आजकल आप सो कॉल्ड महात्माओं, सो कॉल्ड धार्मिक लोगों के साथ रहते हैं और न्यायतः नीच हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद झूठ बोल रहे हैं। भाई उन्हें खुद नहीं पता क्या है ईश्वर या नहीं है, और बता रहे हैं कि है। ठीक है, तो जो चीज उनकी यही तो पाखंड है, और पाखंड कहते किसको? यही तो पाखंड है। वो पाखंड कर रहे हैं, आप भी उनके साथ पाखंडी हो गए। है या नहीं है ये नहीं पता, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई है या नहीं है, और जब जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो निष्कर्ष आएगा ही, जो भी आएगा, ठीक है, वो आपका सत्य होगा, वो आपका सत्य होगा। अभी नो डाउट आप उस तथ्य का प्रख्यान कर रहे हो जो आपको सत्य प्रतीत होता है, लेकिन चूंकि उस तथ्य के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना, और उस तथ्य के अस्तित्व में होने की आप निश्चयात्मक बात कहते हो। ठीक है, यह भी ठीक है कि उसके अस्तित्व में होने का विश्वास भी आपको है, लेकिन चूंकि यह विश्वास मेरा आधार है, इसका कोई आधार नहीं, न तो जानकारी और न ज्ञान, दोनों ही नहीं है, इसलिए माना यही जाएगा कि आप मिसलीड कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, दुर्व्यपदेशन कर रहे हो। ठीक है ना, और जब संविदा के संदर्भों में आप इस प्रकार से दुर्व्यपदेशन करके किसी की सम्मति संविदा के प्रति प्राप्त कर लेते हो, तो संविदा को शून्यकरणी करने का विकल्प उस पक्षकार को मिलना ही चाहिए, जिसकी जानकारी, जिसकी सम्मति आपने संविदा में इस प्रकार प्राप्त की है। हमें 30,000 टन का जहाज चाहिए, ठीक है ना। अब 30,000 टन का जहाज और 40,000 टन का जहाज
ठीक है, इनके किराए में फर्क तो होगा, ठीक है ना। 40,000 टन का किराया, 40,000 टन लोडिंग की क्षमता वाला जो जहाज होगा वो ज्यादा किराए का होगा, ठीक है। और 30,000 टन लोडिंग की क्षमता वाला जो जहाज होगा उसका कम किराया होगा। हमारे पास माल ही इतना है कि हमें 30,000 टन का जहाज चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 40,000 टन का ले लेंगे तो हम तो किराया ज्यादा जाएगा और हमें व्यापार में नुकसान होगा। भाई व्यापार में तो एक एक रुपया बचाया जाता है और संविदा तो व्यापार का ही आधार है। आप, ठीक है, क्या हो, जहाज किराए पर दिलाने का व्यापार करते हो। आपको अमुक जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो कितने हजार टन का है, अंदाजे से हमने कहा कि 30,000 टन का है, वो और 30,000 का है भाई, 30,000 का है, कुछ नहीं पता किया उसके क्रू से, सदस्यों से, उसके मालिक से, कहीं से कुछ नहीं पता किया, 30,000 टन का है। आपकी जानकारी से समर्थित नहीं है। जहाज की लोडिंग की क्षमता के बारे में जो कथन आप कर रहे हो यह आपकी जानकारी से समर्थित नहीं है, फिर भी निश्चयात्मक प्रख्यान दे रहे हो कि 30,000 टन का है, हमने ले लिया, वो 40,000 टन का है, ठीक है, वो तो 40,000 टन का है, अब हम तुम्हें ज्यादा किराया दें और तुम तो खाली बीच में जहाज दिलवा रहे हो, ठीक है ना। किराया हमें किसे देना, जहाज के मालिक को, और जहाज का मालिक है भाई 40,000 टन का तुमने लिया है, आप तो किराया इतना दो, हमें 30,000 चाहिए। तो यह सुविधा मेरे विकल्प पर शून्य करनी है, ठीक है ना। इसमें हम शून्य करेंगे क्योंकि मेरी सम्मति मिथ्या या मिथ्या तो ना कहें, दुर्विदेशन के माध्यम से इस संविदा में हासिल कर ली गई। मेरे समक्ष ऐसा तथ्यों का प्रख्यान उस व्यक्ति ने किया जो रिप्रेजेंटेशन करते समय अपनी जानकारी से जहाज की क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था। अगर जानबूझकर उसने ये किया होता तब तो मामला कपट में पहुंचता, तब तो कपट में पहुंचता, ठीक है ना। जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी चोट तो लगेगी, चाहे बच्चा मारे चाहे बड़ा मारे। इसलिए मिथ्या विद्वेषण क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा किसी बात के सत्य होने का निश्चयात्मक प्रख्यान, ठीक है, जो बात का सत्य न होना, ठीक है, सॉरी, जो बात के सत्य होने के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, कोई जानकारी नहीं रखता, भले ही वह उस बात के सत्य होने का विश्वास ये करता हो। करते रहिए विश्वास। हमने आपको कई बार कहा है कि विश्वास और श्रद्धा इसके बीच फर्क होता है, ठीक है ना। विश्वास अंधा है, श्रद्धा अंधी नहीं है, ठीक है। और विश्वास और श्रद्धा दोनों के लिए अंग्रेजी में अलग शब्द है। श्रद्धा के लिए शब्द है फेथ और विश्वास के लिए शब्द है बिलीफ, ठीक है। विश्वास आप में तब पैदा होता है जब आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने का कारण क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप किसी से प्रभावित हैं, इस कारण से उसकी बात पर विश्वास यह आपको पैदा हो जाता है, ठीक है। और श्रद्धा उस व्यक्ति, उस विचार, उसके प्रति पैदा होती है जिसकी अच्छाइयां आप जान लेते हैं, ठीक है। और जब जान लेते हैं कि वो अच्छा है तो फिर उसके प्रति श्रद्धा के डिगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए श्रद्धालुओं को बहकाया नहीं जा सकता, ठीक है। और विश्वास करने वालों का विश्वास क्षण में हिलता है, ठीक है। जो जानते हैं कि भगवान हमारे सहयोगी ही हैं, वो सुख आए दुख आए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि निश्चित रूप से इस परिस्थिति का मेरे जीवन में आना मेरे लिए सुखकर ही होगा, अन्यथा भगवान जो इतना दयावान है
ठीक है, दयावान तो गलत शब्द है, इतना करुणाशील है वो हमारे जीवन में परिस्थिति लाता ही क्यों? ठीक है, लेकिन अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो जैसे ही दुख आता है वैसे ही माला आला तोड़ फेंक दिया, हाँ भाई भगवान तो कोई लेना देना नहीं, हम तो करते, ये शब्द आपके होते हैं। तो विश्वास और श्रद्धा दो अलग अलग बात है। यहां उसने कहा कि भले ही उस बात के सत्य होने का विश्वास करते हैं, क्योंकि जानकारी तो है नहीं, सिर्फ विश्वास है। ठीक है, तो ये मिथ्या विपदेशन है। और मिथ्या विपदेशन दूसरा, अच्छा फिर कहता है संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्विपदेशन से, अच्छा पुण्य, हाँ दूसरा सबसेक्शन 2 कहता है कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को, कोई ऐसा कर्तव्य भंग, ठीक है। देखिए बोलना, व्यपदेशन या प्रस्तुतिकरण दो तरीके से, एक शब्दों से बोलकर, प्रस्तुतिकरण एक शब्दों से बोलकर है और एक शब्दों से बिना बोले। आपके कार्यों के माध्यम से भी प्रस्तुतिकरण है। चित्रकार बोलता नहीं है लेकिन प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, चित्रकार बोलता नहीं है, उसकी पिक्चर बोलती है, उसका कृत्य बोलता है। ठीक है, फिल्म बनाने वाला उस मैसेज को नहीं बोलता जो फिल्म से निकलता है। ठीक है ना, उस मैसेज को नहीं बोलता, फिल्म से निकलता है वो। ठीक है, तो कृत्य बोलकर ही किया जाए जरूरी नहीं है। मिथ्या फिर निकला मुंह से, मिसरिप्रेजेंटेशन या दुर्विपदेशन बोलकर किया जाए जरूरी नहीं है। यह तब भी माना जाएगा जबकि वो व्यक्ति जिसका कर्तव्य है कुछ करना, वो कर्तव्य का भंग कर रहा है। ठीक है, कर्तव्य का भंग कर रहा है, और यद्यपि उसमें प्रवंचना करने का कोई आशय नहीं, यानी दूसरे को धोखा देना यह आशय नहीं है उसका, क्योंकि आप कई बार कर्तव्य भंग करते हैं और उस कर्तव्य भंग से जो परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं उन परिणामों को उत्पन्न करने का कोई आशय आप में नहीं होता। ठीक है, वो आशय नहीं है, लेकिन फिर भी कर्तव्य भंग कर रहे हैं। आप ब्रेक ढीले हैं, ठीक रखने चाहिए ना ब्रेक, तो किसी को चोट पहुंचा दे इस आशय से तो ब्रेक ढीले नहीं है। ठीक है, ब्रेक जो ढीले हैं साइकिल में वो इस आशय से ढीले नहीं है कि दूसरे को चोट पहुंच जाए, लेकिन आपके इस कर्तव्य भंग से दूसरे को चोट पहुंच सकती है। ठीक है, और अगर पहुंचेगी तो कानून क्या कहेगा, आपने उपेक्षा बरती है, हम आपको दंड देंगे। हाँ, उससे कम देंगे जब आपने जानबूझकर ब्रेक इसलिए ढीले किए होते कि किसी को चोट पहुंचा दें, उससे कम देंगे, लेकिन देंगे। ठीक है, तो आपका कर्तव्य भंग जिस परिणाम को उत्पन्न करेगा उसे उत्पन्न करना आपका आशय ही हो जरूरी नहीं है। हमारे घर में रोज नीचे पानी फैला देंगे, वो कुछ करेंगे ही नहीं। अब उनका आशय नहीं है कि टांग तोड़ दे हम दूसरे की। ठीक है, कोई रपटे गिरे उसकी टांग टूट जाए, ये उनका आशय नहीं है, हम भी जानते नहीं है, लेकिन टांग टूट सकती है। आप कर्तव्य भंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यह कर्तव्य भंग नो डाउट टांग तोड़ने के आशय से नहीं किया जा रहा, किंतु किया जा रहा है। तो ऐसे ही कोई कर्तव्य भंग, संविदा, अब चूंकि विशेष संदर्भों में बात कर रहे हैं संविदा के, तो कोई कर्तव्य भंग किसी ने किया, ठीक है, नो डाउट जिसने वो कर्तव्य भंग किया है उसने प्रवंचना करने के आशय से नहीं किया, ये सही है, उसने प्रवंचना करने का कोई आशय उसमें विद्यमान बिल्कुल नहीं है। प्रवंचना यानी धोखा, डिसीव करना, किसी को डिसीव करने के आशय से उसने वो कर्तव्य भंग किया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने कर्तव्य भंग किया। और इसके कर्तव्य भंग से परिणाम क्या पैदा हुए? परिणाम यह पैदा हुए कि यह व्यक्ति जिसने कर्तव्य भंग किया यह लाभान्वित हुआ, ये तो लाभान्वित हुआ, और जिसके प्रति इसने कर्तव्य भंग किया उसे नुकसान हुआ। मुंह से कुछ नहीं कहा इसने, कर्तव्य भंग किया, और इस कर्तव्य भंग का परिणाम क्या है?
वो व्यक्ति जो ये कर्तव्य भंग करता है उसे फायदा होता है। ठीक है, या तो उसे या इससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन जो दावा कर रहा है, यानी मान लीजिए ये मर गया तो इससे व्युत्पन्न अधिकार, इसके उत्तराधिकारी, इसके व्युत्पन्न अधिकार, यानी इससे जिसे अधिकार उत्पन्न होगा वो इसके उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, या तो इसे या इससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन जो संविदा में दावा कर रहा है उसे फायदा हो रहा है इस कर्तव्य भंग से जो इसने किया है। ठीक है, यद्यपि इस कर्तव्य भंग को करते समय इसका प्रवंचना का कोई आशय नहीं था, दूसरे को धोखा देने का कोई आशय नहीं था, वो होता तो कपट, वो होता तो कपट। ठीक है ना, प्रवंचना का आशय नहीं था, लेकिन कर्तव्य भंग है। और कर्तव्य भंग न सिर्फ है बल्कि इसे फायदा दे रहा है जो इसे कर रहा है, और दूसरे को नुकसान दे रहा है। ठीक है, जिसके प्रति यह कर्तव्य उसे नुकसान दे रहा है। तो इसका यह कर्तव्य भंग, यद्यपि इससे कर्तव्य भंग किया कृत्य के माध्यम, क्यों कर्तव्य भंग क्या है, कृत्य है, कार्य है। ठीक है, तो बोलना शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी इसका यह कर्तव्य भंग दुर्पदेशन की श्रेणी में आएगा। नो डाउट इसका प्रवंचना करने का आशय नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सही है, लेकिन फिर वही बात कि बच्चा मारेगा तो क्या चोट नहीं लगेगी। प्रवंचना करने का आशय होता तो जो नुकसान होता हो तो वही रहा है, हो तो वही रहा। तो संविदा अब भी शून्य करनी होगी, लेकिन हां ये ठीक है कि इसे हम कपट नहीं मानेंगे और अकृत्य विधि में भी ये वाद योग्य हो जाए ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। वहां तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां संविदा तो शून्य करनी ही मानी जाएगी। जरा देखें, सेक्शन 2 कहता है कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, आपने कर्तव्य भंग किया, ठीक है, आपने कर्तव्य भंग किया और इस कर्तव्य भंग को आपने प्रवंचना करने के आशय के बिना किया, यह सही है, लेकिन इस कर्तव्य भंग का परिणाम क्या हो रहा है कि जो उसे करता है अर्थात आप उसे या उससे भी उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, यानी जिनसे आपको अधिकार, ठीक है, जिनको आपसे अधिकार प्राप्त होगा उन्हें कोई फायदा, चाहे संविदा के दूसरे पक्षकार को या किसी अन्य को, ठीक है, या किसी भी अन्य को या किसी अन्य से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को भुलावा देकर, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव उसके हित पर अगर डालता है तो यह कर्तव्य भंग दुर्व्यपदेशन की श्रेणी का ही है। ठीक है, जैसे हमने पूछा क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है, होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, आप दूसरे विश्वास कर रहे होते हैं। हमने पूछा क्या लिखा है इसमें, अरे तुम्हें को कुछ नहीं लिखा है, वही जो हम लोगों में तय हुआ था पहले वही लिखा है, जो हम लोगों में तय हुआ था पहले वही लिखा है। नो डाउट आप हमें ठगना नहीं चाहते, आपको वाकई लगता है वही लिखा है इसमें, जो हम लोगों में तय हुआ था, वाकई आपको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसका मेरे हित पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, मेरे हित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या हमसे जिसे अधिकार भी उत्पन्न होगा उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है, आपको वाकई लग रहा कि ये हो सकता है आपने बोला भी हमने सुना नहीं, ये भी हो सकता है, आपको लगता है ये सब बातें वाकई तय हुई थी लेकिन तय नहीं हुई थी, आप लोग को वही जो हम लोगों में तय हुआ तो वही सब बातें लिखी, हमने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, अब अगर साक्ष्य से यह साबित हो जाएगा कि उसमें वो लिखा हुआ था जो हम लोगों में तय नहीं हुआ था, तो नो डाउट आपने कर्तव्य भंग किया। आपका कर्तव्य था पढ़कर हमें सुनाते, ठीक है, आपने पढ़कर नहीं सुनाया, आपने कर्तव्य भंग किया। ठीक है,
और इस कर्तव्य भंग को आपने प्रवंचना करने के आशय के बिना किया। ऐसा नहीं आप हमें धोखा देना चाहते थे, ऐसा भी नहीं, आप निर्दोष हो के दिया, वही लिखा है, ठीक है। लेकिन इस कर्तव्य भंग से उसे, यानी जो आप उसे जो करता है उसे तो कोई फायदा मिल रहा है, उसमें जो लिखा है उससे तो कोई फायदा उससे मिल रहा है, और हमें कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। या हमसे जिसे अधिकार भी उत्पन्न होगा उसे नुकसान हो रहा, तो ये संविदा मेरे विकल्प पर शून्य करनी हो जाएगी, और आपके द्वारा किया गया ये कर्तव्य भंग दुर्व्यपदेशन की श्रेणी का माना जाएगा, ठीक है। दुर्व्यपदेशन का एक तरीका ये भी है, एक ये कि जो सत्य नहीं है उसे निश्चयात्मक प्रख्यान के माध्यम से सुझाना, भले ही आप उसके सत्य होने का विश्वास करते हैं, लेकिन आपका यह विश्वास क्योंकि जानकारी से समर्थित नहीं है, इसलिए इसे मिथ्या विद्वेषण माना जाएगा। यह दुर्व्यपदेशन का दूसरा तरीका कर्तव्य भंग, ठीक है, जो किसी को प्रवंचना करने के आशय के बिना किया गया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो ये कर्तव्य भंग कर रहा है उसे तो फायदा हो रहा है, और किसी अन्य को या अन्य से भी उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को नुकसान हो रहा, ठीक है। तो इस कर्तव्य भंग को भी दुर्व्यपदेशन मानेंगे, ठीक है। आगे कहता है, चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों ना हो, चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों ना हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना। हर करार किसी न किसी विषय को लेकर किया जाता है, ठीक है। हम कार खरीदना चाहते हैं तो कार खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब कार ही खरीदना चाहते हैं। कार का मतलब जो चलती हो और जिसका कार का लुक हो, ठीक है, वो खरीदना चाहते हैं। कार का लुक है किंतु चलती नहीं तो कार नहीं है वो, ठीक है। कार के लुक में लोहे का डिब्बा है, ठीक है। हर चीज का कोई गुण है, ठीक है, अंतर्निहित, उस गुण के आधार पर ही वो चीज बनेगी, और हर चीज की कोई प्रकृति है, ठीक है। वो प्रकृति दूसरों के प्रति उसके व्यवहार को देखकर निर्धारित की जाती है, और गुण, ठीक है, उसका जो अंतर्निहित गुण है उसके आधार पर स्वयं उस चीज को रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई किया जाता है। यही जगत की रीति है, ठीक है। गुण और प्रकृति दो चीजें, रूप से चीजें आइडेंटिफाई नहीं होती। दही और चूना दोनों का रूप एक ही है, ठीक है, लेकिन गुण और प्रकृति से चीजें आइडेंटिफाई होती है, रूप से नहीं, ठीक है। रूप से कुछ आइडेंटिफाई नहीं होता, तो गुण और प्रकृति ये दो अलग अलग बात है। तो कहता है, चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों ना हो, करार के लिए महत्वपूर्ण किसी विषय पर हम कार खरीदना चाहते हैं, और इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं कि हम 20,000 50,000 किलोमीटर चली हुई कार खरीदना चाहते हैं। 50,000 किलोमीटर जो कार चली है उसकी इंजन की क्षमता अधिक अच्छी होगी बनिस्बत उसके जो 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। हमने कार के जो आपके दलाल हैं उनसे कहा, एक कार का मीटर खराब है, लेकिन जो करार का करवा रहा है, जो यानी जो बीच में एजेंट है, वो ये जानता है कि कार कितनी चल चुकी है, वो ये जानता है, लेकिन उसका विश्वास ये कि अरे क्या है, 1000 किलोमीटर से ऊपर चलिए, 100 किलोमीटर से ऊपर चलिए, कौन सी इतनी बात है, और उसने ये बात हमें नहीं बताई, ठीक है। तो चाहे कितने भी सरल भाव से क्यों ना हो, चाहे कितने भी सरल भाव से क्यों ना हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना। एजेंट ने कहा खरीद लो, अरे ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। होता है कई बार आप भी
100 किलोमीटर ऊपर चीज है, हमने कहा खरीद, हम लेना चाहते हैं 100 किलोमीटर। आपको मालूम है क्या 100 किलोमीटर ऊपर है, ये 50,000 तक खरीदना चाहते हैं, 50,100 है, क्या फर्क पड़ता है? कार जैसी चीज में कौन तो 50,100 में कुछ हो गया? आप कह रहे खरीद लो, कुछ नहीं, ठीक है, 85,000 है, जबकि आपको मालूम है 50,100। अब अगर हम चाहेंगे तो संविदा को तो हम क्या करेंगे? शून्य करा लेंगे, क्योंकि यह संविदा मेरे विकल्प पर शून्य करनी हो गई, क्योंकि मिथ्या विश्लेषण का तीसरा जो तरीका है वो कहता कितने भी सरल भाव से क्यों ना हो, कितने भी सरल भाव से क्यों ना हो, करार के उस पदार्थ के बारे में जो करार की विषय वस्तु है। करार की विषय वस्तु क्या है? कार जो कि 50,000 किलोमीटर चली हुई है, यह विषय वस्तु। हर करार की एक निश्चित विषय वस्तु है, और वो निश्चित विषय वस्तु पहचानी कैसे जाती कि उसे हटा दीजिए फिर सब कुछ हो, तब भी आदमी वो करार नहीं करेगा, और कुछ भी ना हो सिर्फ वो हो तो आदमी करार कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज को करार की विषय वस्तु कहते हैं। हमें रामेश्वरम जाना है, ठीक है, रामेश्वरम जाने के लिए रास्ते में हमने कहा ये भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। आपने रामेश्वरम हटा दिया और बाकी सब है, नहीं जाएंगे। करार की विषय वस्तु यही है, कहीं ना जाएं वहां जाएं, जाएंगे। तो हमेशा देखा जाएगा कि करार की विषय वस्तु क्या है, कौन सा पदार्थ करार की विषय वस्तु है, और उस पदार्थ के बारे में कितने भी सरल भाव से क्यों ना हो, अगर आप भूल करा रहे हैं तो क्या बनेगा? आपका करार शून्य करनी हो जाएगी संविदा। इस करार से जो संविदा निर्मित होगी वो शून्य करनी हो जाएगी उस पक्षकार के विकल्प पर जिस पक्षकार के द्वारा अपनी सम्मति करार के प्रति इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन के कारण दी गई, ठीक है, उसके विकल्प पर शून्य करनी हो जाएगी। जैसे हमने पूछा हमें भेड़ें पालनी है कि 30,000 भेड़ें इस जगह में आ जाएंगे, अरे आ जाएंगे। न तुमने कभी भेड़ें पाली ना हमने कभी पाली, ठीक है, तुमने भी कभी नहीं पाली, हमने भी कभी नहीं पाली, एक अंदाजा ही तो है, ठीक है। ये अंदाजा दुर्विश्लेषण नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें भी उससे पूछना चाहिए, ठीक है, जिसकी जानकारी अगर हमें पता है कि तुमने कभी भेड़ नहीं पाली, तुम क्या बता दोगे? हाँ, अगर तुमने ये प्रदर्शित किया है कि हमने भेड़ें पाली हैं और फिर 30,000 भेड़ों के लिए हमें जगह चाहिए, फिर आप कितने भी सरल भाव से करार के पदार्थ की विषय वस्तु के संबंध में हमसे कोई भूल कार्य कराएं तो ये दुर्विश्लेषण है, ठीक है, इसे आपका दुर्विश्लेषण कहा जाएगा। कई बार तथ्यों में परिवर्तन हो गया, जब आपने तथ्य बताए थे एक पक्षकार को तब वो सही थे, लेकिन संविदा करने का जब एक्चुअल समय आया, ठीक है, बातचीत संविदा करने के लिए बहुत बार चलती रहती, प्रस्ताव दिया, फिर प्रतिग्रहण महीने भर में हुआ, आखिर जब भवनों मतलब मकान वकान को बेचने की संविदा होती है इसमें तो बहुत टाइम लगता है। एक बार प्रस्ताव दे दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई इतने नहीं, इतने, ठीक है, अब प्रति प्रस्ताव आ गया, फिर विचार हुआ, फिर महीनों में कहीं प्रतिग्रहण होता है, ऐसे करके चलता रहता है। तो प्रपोजल और एक्चुअल कॉन्टेक्ट होना, इसके बीच लंबा अंतराल हो सकता है, और इस बीच हो सकता तथ्यों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो परिवर्तित तथ्य अगर करार के पदार्थ के बारे में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी सूचना दूसरे पक्षकार को जरूर दे देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीसरा खंड कहता है कितने भी सरल भाव से क्यों न हो, कितने भी सरल भाव से, अगर करार की, ठीक है, करार की विषय वस्तु, करार का जो पदार्थ करार की विषय वस्तु है, ठीक है, कहता है कि जो पदार्थ करार का विषय है उसके बारे में कोई भूल अगर पक्षकार से आपने करवा दी तो फिर संविदा शून्य करनी ही होगी,
और ये पक्षकार इसे शून्य का कर देने का विकल्प प्राप्त करने का। तो आपने देखा कपट और मिथ्या विद्वेषण दोनों में झूठ है, दोनों में झूठ है, लेकिन फर्क है। कपट में जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है और मिथ्या विद्वेषण में जानबूझकर नहीं बोला जा रहा, प्रवंचना करने का आशय नहीं है। ठीक है, आपका जानकारी से समर्थित जरूर नहीं है, लेकिन विश्वास भले ही निराधार हो, लेकिन ये सत्य होने का विश्वास करता है। मूर्ख है, निश्चयात्मक प्रख्यान कर रहा है, बिना जानकारी कर रहा है, लेकिन फिर भी मूर्ख कपटी नहीं होता। ठीक है, ये मूर्ख की अपनी विशेषता है। मूर्ख भोला ही होगा। ठीक है, इसीलिए मूर्खों को अक्सर भोला कहा भी जाता है। ठीक है, जैसे जो कतई शुद्ध बेवकूफ होता है उसके बारे में घर वाले या मिलने वाले क्या कहते हैं, वो थोड़े सीधे हैं। ठीक है, सीधे नहीं, बेवकूफ है। ठीक है, तो बेवकूफ सीधा है आवश्यक तौर पर होगा। जो अतिशय सीधापन बेवकूफी भी कहला सकता है, लेकिन कपटी अलग ढंग की चीज है। ठीक है, तो दुर्व्यपदेशन एक अलग ढंग की का झूठ है और कपट एक अलग ढंग का झूठ है। इनका संविदा पर क्या प्रभाव होगा, कल हमें लगता है ये खत्म हो जाएगा। कल हम लोग बात कर लेंगे संविदा पर इसका क्या प्रभाव होगा और कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। बस